नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज सुपर टेट के इस प्रैक्टिस सेशन 1 में। तो आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग सुपर टेट के सभी चैप्टरों से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर है, पाई क्या है। ठीक है, तो अच्छे से समझ ले, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? इसलिए है कि पाई का मापन आज तक किया नहीं जा सका। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं निकल पाई है। अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 3.145672978 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो पाई का मान अनंत तक चला जा रहा है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है। तो अगर किसी का मान मापन किया जा सके तो वो परिमेय है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मापन नहीं कर सकते। अगर पाई की जगह पर लिखा है 22/7, तो 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, इसका मापन कर सकते हैं। ठीक, ये a/b के रूप में लिखी हुई संख्या है, तो जो a/b के रूप में लिख जाए वो परिमेय होता है। तो अगर 22/7 पूछा जाए तो परिमेय होगा, लेकिन पाई पूछा जाए तो अपरिमेय होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के वहां खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन है 37.188 डिवाइड बाई 3.6। अब पॉइंट का एक रूल समझ ले। दशमलव का रूल यह है, अगर नीचे से एक अंक के बाद दशमलव हटाए तो ऊपर भी दशमलव एक अंक आगे खिसकेगा, यानी यहां वाला दशमलव हटेगा तो यहां आ जाएगा। तो नीचे का दशमलव हट गया, एक अंक बाद था, ऊपर दशमलव था 3 अंक बाद, नीचे से एक अंक हटाए तो ऊपर भी दशमलव एक अंक खिसक गया। ठीक बात। अब जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले दशमलव को आप भूल जाइए कि दशमलव कहीं है कहां पर। दशमलव जो है वो 2 अंक के बाद है, तो याद रखना 2 अंक के बाद ही लगाना है। तो दशमलव सोच लो कि अब है ही नहीं, लास्ट में लगा देंगे। 9 से इसको काटे, 9 चौक 36, यहां काटिए, 9 चौक 36, बचा 1, 1 और 1 11, तो 9 1 कम 9, बचा 2, 2 और 8 28, तो 9 तिया 27, बचा 1, 1 और 8 18, तो 9 दूनी 18, कट गए। अब आप इसको 4 से काटें, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 बार, फिर 1 और 3 13, तो 4 तिहाई 12, 1 बचा, 1 और 2 12, तो 4 तिहाई 12। आंसर आ गया 1033। अब लगाओ दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद लगा दे, तो इसका आंसर हो गया 10.33, यानी कौन सा आंसर हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो अगर कोई संख्या हम मान लें x, और इस संख्या x का 16%, तो 16% x हो गया। तो किसी संख्या को मान लिया x, और x का कै परसेंट? 16%। इसमें क्या जोड़ दे? 21, तो स्वयं संख्या प्राप्त होगी। अगर 16% में 21 जोड़ दे तो ये बराबर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी x प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक खास बात देखें, x के पहले गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानते हैं, इसको हम 1x कह सकते हैं, और 1 को परसेंट में कहते हैं 100% x। 1 को परसेंट में सदैव क्या कहते हैं? 100%। ठीक, अब इधर आपका है 16% x प्लस 21। अब ये 16% x उधर जाएगा तो 100% में से माइनस होगा, तो 100 में से 16 घटाओ तो 84% x बराबर आ गया 21।
अब अगर हम ये परसेंट हटाएं तो बटे में हो जाएगा 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 जो बटे में है वो गुणे में आएगा और 84 नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिख रहे हैं 21 गुणे 100 बटे 84 बराबर x। 21 एकम 21 चौक 84, 4 से 100 को काटो 25। तो यहां से x बराबर कितना आया? 25 आ गया। ठीक है, ये इस सवाल को लगाने का बेसिक तरीका है। ये सबसे सिंपल होता है, कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। एक बात याद रखना, अगर किसी को फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, अगर किसी को परसेंट में बदलना हो तो बस 100 से गुणा कर दो। जैसे कोई कहे 1 को परसेंट में बदलो तो 100 से गुणा करो 100%। 2 को परसेंट में बदलो तो 100 से गुणा करो 200%। 3 को परसेंट में बदलो 300%। ऐसे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कैसे लगा सकते हैं, वो बात भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या आपसे माननी हो तो परसेंट में जो भी संख्या माननी हो वो 100% मानते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारी संख्या कितनी है? 100% है। और कह रहे हैं कि इस संख्या का 16% ले लें। संख्या हम कितनी मानते हैं? हमेशा 100%। परसेंट में कुछ भी मानना हो तो 100% मान लेते हैं। तो संख्या को मान लिया 100%। इस संख्या यानी 100 का 16%, 16 हो गया। अब इस 16 में अगर हम 21 जोड़ दें तो वही संख्या आ जाएगी, यानी वही संख्या कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 16% में 21 जोड़ दे तो 100% हो जाएगा। अब ये 16% 100 में से घटाओ तो 84% की वैल्यू क्या हो गई? 21। तो यहां से आपको 84% की वैल्यू क्या मिली? 21 मिली। तो हम लोग वैल्यू को ऊपर रखते हैं और परसेंट को नीचे, तो ये 1% की वैल्यू बनती है। तो वैल्यू में 21, परसेंट में 84, ये 1% की वैल्यू बन गई। अब अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, सॉल्व कर लीजिए। 21 चौक 84, 4 से इसको काट दो, 25 आंसर आ गया। ठीक है, यह भी एक ढंग है इसी क्वेश्चन को करने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है। तो देखिए, अंकित मूल्य को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक, और जब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस मिलता है वो है सेलिंग प्राइस। ठीक, लिखा है फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो अगर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। ठीक, तो प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। और प्रॉफिट के बाद जो प्राइस मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एसपी। तो सेलिंग प्राइस दो तरफ से हमको प्राप्त होता है। मार्क प्राइस पर क्या होता है? डिस्काउंट। तो एमपी पर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद एसपी। दूसरा प्राइस कौन सा है? सीपी। सीपी पर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। और प्रॉफिट या लॉस के बाद क्या मिलता है? तो एसपी। तो एसपी दो तरफ से मिलता है, एमपी पर डिस्काउंट के बाद एसपी, सीपी पर प्रॉफिट के बाद एसपी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट। तो जो हमारा मार्क प्राइस है इसको हम मानेंगे 100, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस मिलेगा वो सेलिंग प्राइस। तो 100 पे 5% डिस्काउंट, तो एमपी अगर 100 है तो एसपी हो गया 95।
फिर दूसरी ओर देखें कि 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस पर होगा? सीपी पर होगा। तो सीपी को हम क्या मानेंगे? 100, और 100 पर कितना प्रॉफिट? 25%। तो 100 पर 25% प्रॉफिट लो तो 125। ये क्या आ गया? एसपी। तो इधर एमपी और एसपी आ गए, इधर सीपी और एसपी आ गए। अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें, क्या कर दें? गुणा कर दें। तो अगर हम गुणा करेंगे तो एसपी से एसपी कटेंगे, तो ऊपर बचेगा एमपी, नीचे बचेगा सीपी। ऊपर बचा एमपी, नीचे बचा सीपी। यहां 100 और 100 कट गए। अब इसको 5 से काटो तो 19, इसको 5 से काटो तो 25। तो ऊपर क्या बचा? एमपी, नीचे क्या बचा? सीपी। तो हमारा बचा क्या? एमपी बटे सीपी, और ये बराबर है 25 बटे 19। इसका मतलब है कि अगर मार्क प्राइस है 25 तो कास्ट प्राइस है 19। अब सवाल में मार्क प्राइस की वैल्यू देते हैं 500, तो मार्क प्राइस यानी 25, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है? 500। ठीक, 25 की वैल्यू कितनी दी गई है? 500। तो मार्क प्राइस है 500 रुपए और मार्क प्राइस है 25 रेशियो। तो 25 मार्क प्राइस और उसकी वैल्यू 500, तो 25 की वैल्यू कितनी है? 500। तो कास्ट प्राइस है 19। तो अगर 25 की वैल्यू 500 है तो 19 की वैल्यू 19 से गुणा कर दो। 25 से काटिए 20, 20 का 19 में गुणा करो 380। तो कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 380। अब इसके लिए आपके पास बस जनरल एक समझ होनी चाहिए कि एमपी क्या है, सीपी क्या है और एसपी क्या है। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, मार्क प्राइस जो है इस पर होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद क्या आता है? एसपी। और जो कास्ट प्राइस है, खरीद कीमत क्रय मूल्य, सीपी पर होता है प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस के बाद एसपी। तो एसपी दोनों ओर से मिलता है, सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य दोनों तरफ से मिलता है। मार्क पर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद एसपी, कास्ट पर प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद एसपी। ठीक है, तो एक तरफ हम रेशियो बनाते हैं एमपी और एसपी का, तो एमपी माना 100 और 5% डिस्काउंट के बाद एसपी हो गया 95। दूसरा हम बनाते हैं सीपी और एसपी, तो सीपी को हम हमेशा लेंगे 100 और 25% प्रॉफिट के बाद एसपी 125। तो एमपी एसपी, ये एसपी सीपी, दोनों को गुणा करेंगे और एसपी कट जाएगा। ठीक है, इसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 8 साल में 2 गुना। तो जो आपका कोई धन है उसको हमेशा 100 लेंगे। मान लेंगे कि मूलधन कितना है? 100, और 100 को परसेंट भी कह सकते हैं। तो मूलधन को हमेशा 100% लेंगे। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो 100 से कितना हो गया? 200% हो गया। ठीक है, तो 100 से 200% हुआ तो बढ़ा कितना? 100%। भाई 100% था, 200% हो गया तो कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया। ठीक, 8 साल में कितना बढ़ा? 100%। अब ये कह रहे हैं 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी अगर, ठीक है, 100% है तो 4 गुना यानी 400% होने में कितना समय लगेगा? तो अगर 100 से 400% होना है तो यानी 300% बढ़ाना है, 300% ब्याज चाहिए। ठीक, तो 8 साल में 100% ब्याज मिलता है,
तो 8 साल में 100% ब्याज मिलता है, तो अगले 8 साल में फिर 100%, अगले 8 साल में फिर 100%। तो अगर 8 साल में 100% तो 24 साल में 300%। ठीक है, देखिए सिंपल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में से किसी के पास अगर बेसिक समझ है तब फिर बात बन जाएगी फट से, लेकिन सीआई और एसआई का बेस तो कम से कम पता हो। एसआई की बात क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा बराबर मिलता है। तो जैसे तुमने 100 जमा किया और ये 200 हो गया, ठीक है ना, तो कै साल लगे? 8 साल। अब देखिए 100 से हुआ 200, यानी कितना ब्याज मिला? 100%। तो 100% ब्याज मिलने में 8 साल लग रहे हैं। अगर फिर से 100% ब्याज मिलेगा तो 100% ब्याज मिलने में फिर 8 साल लगेंगे। तो 200 से कितना हो गया? 300%। फिर से अगर 100% ब्याज मिले तो 100% ब्याज मिलने में कै साल? 8 साल। तो 300% है, 100% ब्याज मिल जाए तो 400%। तो 8 8 16 8 24, तो 24 साल में हमारा पैसा कितने गुना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब देखिए ये एडवांस पोर्शन है और एडवांस पोर्शन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसको पढ़ना कोई कठिन मामला नहीं, क्योंकि इसमें केवल आपको फार्मूला मालूम हो बस बात बन जाती है। अर्थमेटिक में तो थोड़ा दिमाग खपाना है, लेकिन एडवांस में दिमाग नहीं खपाना है, केवल फार्मूले तैयार हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। भुजा है ए, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 20, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो √3/4 और भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20। 4 से 20 को काटें 5, 20 का 5 में गुणा करो, 20 पंचे 100 और √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 100√3। फार्मूला याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। अगले सवाल पर आते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ते का एरिया बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें एक फार्मूला लिखें। क्या फार्मूला है? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2l + b + 4x ब्रैकेट बंद इंटू x। ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अगर किसी आयताकार पार्क, अगर पार्क के बाहर से रास्ता बनाए तो रास्ते का यह क्षेत्रफल है। ठीक, l क्या है? पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई कितनी है? 45, यही l है। b क्या है? पार्क की चौड़ाई 30, यही b है। और रास्ते की जो चौड़ाई है 2.5, यह है x। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। अब सॉल्व करो, लंबाई और चौड़ाई l + b, 45 है लंबाई, 30 है चौड़ाई, तो 45 और 30 जोड़ो तो 45 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 45 + 30 75। अब 75 में 2 से गुणा करो तो 75 दूनी 150 प्लस 4x। x है रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई है 2.5, 2.5 का 4 में गुणा करो तो 2.5 चौको 10, 10 हो गया, गुणा x। x है रास्ते की चौड़ाई यानी 2.5। 150 में 10 जोड़ो तो 150 और 10 160 गुणे में 2.5। अगर ये दशमलव हटाएं
तो बटे में होगा 10, 10 से ये 0 कटा तो आ गया 16 गुणे 25, तो 25 और 16 का गुणा कर दें, ठीक, तो 25 गुणे 16 कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, अगर आयतन है तो मीटर क्यूब में होगा। तो रास्ते के क्षेत्रफल का यह फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी से आप लोगों का क्वेश्चन होगा और बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार टंकी की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 2.4 मीटर, गहराई है 1 मीटर। तो आधी भरी हुई टंकी, कितनी? आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन बताओ। तो देखिए टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये टंकी का आयतन होता है, ठीक है। लेकिन टंकी तो आधी भरी है, तो जो टंकी का पूरा आयतन आएगा उसको आधा कर दो, क्योंकि कह रहे हैं कि आधी भरी टंकी में जल का आयतन बताओ। तो पूरी टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये पूरी टंकी का आयतन निकाल लो, फिर 2 से भाग कर दो, आधा आयतन हो गया। अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है भाई 6, चौड़ाई कितनी है 2.4, ऊंचाई कितनी है 1, और बटे में क्या कर दें 2, 2 से 6 को काटो, 2 तिहाई 6। अब 24 का 3 में गुणा, 24 तिया 72, दशमलव लास्ट में लगाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद लगा दो, तो आयतन हो गया 7.2 मीटर क्यूब। अगर आयतन है तो मीटर क्यूब, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब देखिए एक कोण अगर हो थीटा, एक कोण अगर हो फाई, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 हो, कोई भी दो कोण ले लें, कोई भी दो कोण ले लें, अगर दोनों कोणों का योग 90 है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों कोण कोटि पूरक है। अगर दो कोणों का योग 90 है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, यानी थीटा का कोटि पूरक फाई है और फाई का कोटि पूरक थीटा है। ऐसे कोई भी दो कोण जिनका टोटल 90 हो जाए वो दोनों कोटि पूरक होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो कोण बताओ जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो ये जो कोण है ये कोटि पूरक के बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो दोनों का टोटल कितना है 90, तो दोनों कितने हो गए 45 45, जोड़ के 90 होना चाहिए, दोनों जोड़ो तो 90 और दोनों बराबर बराबर हैं तो 45 45, तो आंसर कौन सा हो गया सी। इसको देखिए, ये दी गई संख्याएं हैं और इन दी गई संख्याओं का औसत क्या है 12 है। दी गई संख्याओं का औसत क्या है 12 है। अब आपसे पूछे हैं यक्स का मान बताओ। तो अगर ऐसे सवालों में आपको औसत दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, सातों संख्याएं जोड़ो, 7 से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा औसत। तो औसत कितना हो जाएगा 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, सारी संख्याएं जोड़ लो। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, सातों संख्याएं जोड़कर 7 से भाग कर दो
यही है औसत, और ये औसत बराबर किसके है? 12 के है। अब ऊपर वाली सब संख्याएं जोड़ो, ठीक है, सारी संख्याएं जोड़िए, कितना होगा? ठीक है, तो देखो 16 और 13, 16 और 13 29, 29 और 15 44, 44 और 11 55, 55 और 8 63, 63 और 7 70। तो ऊपर जोड़े 70 और प्लस x, 7 का 12 में गुणा 84, 70 जाके 84 में से घटाओ तो कितना बचा? 14। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ये तो पहला तरीका है, बेसिक तरीका है एवरेज का। एवरेज का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। तो अगर 7 लोग हैं तो सातों को जोड़कर 7 से भाग कर दो तो पर हेड वैल्यू आ गई। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए एक और मेथड हम लोग लगा सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि सबका औसत कितना है? 12 है। औसत अगर 12 है तो औसत 12 का मतलब पर हेड वैल्यू 12 12 12 12 मान सकते हो। तो अगर पहली वाली वैल्यू 12 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 16, तो ये 12 से कै ज्यादा है? 4। दूसरी वैल्यू है 13, औसत है 12, तो 12 से कै ज्यादा है? 1, तो +1। ये है 15, ठीक है, ये 12 से कै ज्यादा है? 3, +3। ये है 11, तो ये 12 से कितना कम है? -1। इसको छोड़ दो, ये निकालना है। ये है 8, औसत है 12, तो 12 है, ये है 8, तो 8 कितना कम है? 4। ये है 7, ये कितना कम है? 5। अब हम टोटल इफेक्ट निकालेंगे, कितना कम कितना ज्यादा। तो देखो +4 -4 कट गए, -1 +1 कट गए, +3 -5, तो +3 -5 करो तो माइनस का क्या आया? 2। अगर ये माइनस का 2 आया तो जो यक्स है उसमें +2 कर दो, उल्टा कर देते हैं। टोटल प्रभाव आया -2, तो जितना प्रभाव आए उसे खत्म करना है। तो टोटल प्रभाव -2 आया तो हम क्या करेंगे? +2। तो टोटल का औसत क्या है? 12, तो 12 में 2 प्लस कर दो, तो 12 + 2 कितना आ गया? 14। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14। ठीक है, यह भी एक तरीका है, यहां से भी किया जा सकता है, लेकिन पहला वाला मेथड बेसिक है तो आप उससे करें। वो जब आ जाए तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने सुपर टेट से संबंधित हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे सूचित करें कि कैसा लगा आपको, क्या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।